हेलो फ्रेंड्स, जो आप इस मिक्स प्रॉपर्टी को देख रहे हैं जो मिक्स करने की स्थिति में अभी है, जिसके अंदर वाटर को ऐड किया है, तो आप इसके अंदर के क्या देख पा रहे हो कि इसके अंदर के 3 टाइप की स्टैंडर्ड सैंड होती है जो IS 460 के अंदर दिया गया है। और ये मतलब कि स्टैंडर्ड सैंड होती है 2 mm का पासिंग होता है और 1 mm का रिटेन होता है, और 1 mm का पासिंग और 500 का रिटेन होता है, और 500 का पासिंग 90 माइक्रो का रिटेन वाली IS स्टैंडर्ड सैंड होती है, जो क्या है सीमेंट मोटार की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो वाटर का रेशो लिया गया है वो क्या है, जो हमारे पास सीमेंट जो कंसिस्टेंसी को चेक किया जाती है उसके आधार पर इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। और आप इस प्रॉपर्टी को मिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका मतलब 200 ग्राम वेट लेना होता है तीनों स्टैंडर्ड साइज़ का, और 200 ग्राम इसके अंदर क्या होती है सीमेंट को मिक्स किया जाता है। तो उसे मिक्स करने के लिए 3 मिनट इसको मिक्स करने का टाइम होता है और 2 मिनट इसको मोल्ड को भरने के लिए टाइम होता है। जो आप इस प्रोसेस को देख रहे हो, अभी हम मोटार वाइब्रेशन मशीन के ऊपर इसका मोल्ड को कास्ट करेंगे, जिसके अंदर के 2 मिनट के अंदर इसके मोल्ड को फिल किया जाएगा और 3 मिनट के अंदर इस मिक्स को यूज़ किया जाएगा। जो मिक्स हम यूज़ करने वाले हैं ये क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का मिक्स होता है जो मोटार क्यूब को कास्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। तो आप देख पा रहे होगे अभी क्या मोल्ड को सेट कर रहे हैं क्लिप से, और उसे क्या अच्छे से टाइट कर देना है की से। और उसके बाद की को सेट करने के बाद के जो हमारे पास मोटार वाइब्रेशन जो मशीन है इसके ऊपर अच्छे से इसके नट से बोल्ट को खींच के अंदर लगा देना है ताकि ये बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ये इसके अंदर वाइब्रेटिंग बहुत तेज़ होती है और ये 24,000 पर 1 रेवोल्यूशन राउंड मारती है 1 मिनट के अंदर। तो ये अच्छे से क्या इसको की से इसको आप टाइट कर सकते हो, और उसके बाद क्या इसके अंदर मिक्स के फिलअप करो इस मोल्ड को। और इस मोल्ड को फिलअप करने के बाद क्या 2 मिनट का इस मशीन का टाइमिंग होता है जो रेवोल्यूशन मारती है, वाइब्रेशन देना होता है इस मोल्ड को। जैसे कि हमारा जो मिक्स प्रॉपर्टी का मटेरियल होता है वो इसके अंदर के अपने हैंड से या स्पैचुला की या ग्रूविंग की हेल्प से इसके अंदर मोल्ड के अंदर डाल सकते हो। और उसे डालने के बाद क्या अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट करना है, ताकि कॉम्पैक्ट करने के बाद इसकी अच्छे से और इसकी जो एयरबड्स होते हैं वो बाहर निकल जाए। और इसके अंदर जो एयरबड्स की हीटिंग होती है वो क्या करता है, वाटर की हीटिंग को रिमूव कर देता है, ताकि इसके अंदर एग्रीगेट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है छोटी होती है वो रिमूव ना पाए। और कोई भी प्रकार का पत्थर ना हो लेकर के ऊपर जिसका मेंटेन करता है, इसीलिए पतला हो या मतलब कि रोड हो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल 20 वोल्ट करने से हाई लोड में से कास्ट किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो आपके सामने ये मशीन भी स्टार्ट कर चुकी है।
हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट, IS कोड 4031 पार्ट 4। यानी उद्देश्य है आज का कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, यानी कितना % पानी मिलाने के बाद हमारा सीमेंट का पेस्ट जो है बन जाए। आज इसी का टेस्ट हम कंसिस्टेंसी टेस्ट में करेंगे। प्रिंसिपल, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड which Bickert apparatus plunger 0.5 to 7 mm bottom to mold, यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी देखने के लिए सीमेंट के अंदर कितना पानी मिलाते हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो है मोल्ड में मतलब पेनिट्रेट हो जाए। सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए मुख्य अपरेटस है बिकट अपरेटस, IS कोड 5513। बैलेंस है 1 ग्राम का, 1 kg का, जो 1 ग्राम का होता है। बैलेंस 1 kg कैपेसिटी का होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम हो। गेजिंग टूल, जिसको हम बोलते हैं करनी। उसके बाद है 10 mm डाया नीडल, स्पेचुला, स्टॉप वॉच, थर्मामीटर जिसे हम टेम्परेचर को मापते हैं, डिस्टिल वाटर केन जिसमें हमारा डिस्टिल वाटर होता है सीमेंट मिक्स करने के लिए। ये हमारा अपरेटस है। अपरेटस का मुख्य पार्ट क्या है इसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा कैप, ये रॉड हो गया पूरा यहां से और यहां तक। ये मापक जो गेज जिसको हम बोलते हैं, ये मापक हो गया। स्केल जो साइड से दिखता है वो स्केल हो गया। धातु का फ्रेम, जो ये फ्रेम बना रहता है वो धातु का ही होता है। और 300 ग्राम डाया का ये रोड होता है। चल 300 ग्राम का ये रॉड होता है, ग्राम का रॉड होता है, जिसका डाया भी 10 mm होता है। सुनो तो कर दे वीडियो। चल, इसमें जो निडिल लगी होती है वो भी 10 mm डाया का ही होता है। ये हमारा मोल्ड है, ये हमारा मोल्ड है गया, जिसका डाया 80 mm होता है। इसकी हाइट 40 mm होता है। बेस प्लेट, ये बेस प्लेट होता है। और ये जो होता है, जो नीडल हम इसमें लगाते हैं 10 mm का, वो ही नीडल यहां पर मैं आपको दर्शा दिया हूं। ये जो नीडल होती है जिसे हम कंसिस्टेंसी टेस्ट में प्रयोग करते हैं, वही नीडल ये है। और इसके बाद हम लोग अपने प्रोसीजर पर चलेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले सीमेंट का वेट 400 ग्राम। मिक्स प्लेट टाइम। प्रोसीजर है सीमेंट वेट 400 ग्राम लेंगे। एक बोरी का बेलचा लेके आ जाओ। मिक्सचर प्लेट टाइम, पेस्ट टाइम, जिस पेस्ट को बनाएंगे उसका टाइम है 305 मिनट। पंकज को भी ले लो। 3 minutes and 2 minutes
मोल्ड 3 मिनट में मिक्स करने का और 2 मिनट में मोल्ड में डालने का। फील्ड एंड एयर रिमूव इन मोल्ड कंटिन्यूज 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक जो है इसको एयर वाइट्स निकालने के लिए 3 मिनट्स मोल्ड फील्ड एंड एयर रिमूव इन मोल्ड कंटिन्यूज 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर उसको मोल्ड में भर करके और विकट अपरेटस को के नीचे जो है लगा देना है। ओके, वाटर कंसिस्टेंसी परसेंट ऑफ वाटर स्टार्टिंग 27% to 31% मिक्स वाटर इन सीमेंट चेकिंग। अब हम कितना परसेंट पानी मिलाए हैं उसका चेकिंग करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। टोटल वेट इनटू जितना परसेंट पानी लिए हैं, यानी 29% जैसे हम पानी ले लिए तो 29% पानी मिलाने के बाद जो है हमारा आ गया 116 ग्राम पानी, यानी 116 ग्राम पानी मिलाने के बाद जो है हमारा कंसिस्टेंसी 5 से 7 mm के बीच में आ गया। अब हम चलते हैं प्रोसीजर के अनुसार अपने टेस्ट में। प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे होता है, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारा 400 ग्राम सैंपल हो गया। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए और ध्यान से देखिए। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री ±2 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हम सैंपल लिए हैं उस सैंपल का टेम्परेचर भी 27 डिग्री ±2 होना चाहिए। अब हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। स्टिल वाटर ले लिए। डिस्टिल वाटर लेने के बाद अब हम अपना पेस्ट की तरफ चलेंगे, पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बना करके विकट अपरेटस में डालने के लिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब हम पेस्ट को बना रहे हैं। पेस्ट बनाने के लिए इसका समय निर्धारित है। 3 मिनट के अंदर जो है 3 मिनट के अंदर इस पेस्ट को बना लेना है, और 2 मिनट के अंदर जो है मोल्ड में डाल करके पेनिट्रेट कर देना है। यानी 3 से 5 मिनट के अंदर पेस्ट को बना करके मोल्ड में भर देना है, और मोल्ड में भरने के बाद विकट अपरेटस को अपरेटस के द्वारा अंदर लगा देना है। इस पेस्ट को तैयार होने के बाद सबसे पहले मोल्ड में हम ग्रीस या चिकना पदार्थ लगा लेंगे, ताकि डिमोल्ड करने में कोई परेशानी न हो। मोल्ड को एयर वाइट्स निकालने के लिए इस तरीके से मोल्ड में डाला जाता है। अब इस मोल्ड को मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ। पूरा हो चुका है। अब हम इस मोल्ड को विकट अपरेटस के नीचे लगा रहा हूँ। टेस्टिंग प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शिवर पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास
DBM ग्रेड 2 होता है, जो ग्रेड 1 होता है, BC होता है, उनकी जो हमारे पास मिक्स डिज़ाइन होता है DBM का, DBM ग्रेड 2 का, BC का, SDSC का, कंक्रीट का, जो भी होता है। और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि ब्लेंडिंग को कैसे किया जाता है। ब्लेंडिंग कुछ फ्रेशर जो होते हैं, कुछ मटेरियल जो इंजीनियर होते हैं, कुछ मान ले जो भी नए सिविल इंजीनियर होते हैं क्वालिटी के अंदर, उनको पता नहीं लगता कि हम ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस वीडियो में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना, तो आपको ये ब्लेंडिंग करना भी सीख जाओगे। तो सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले हमारे जैसे कि DBM, आज मैं इस वीडियो के अंदर DBM की ब्लेंडिंग करने जा रहा हूँ, DBM ग्रेड 2 की। तो मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमको हमारे पास सीव साइज़ होना चाहिए। जैसे कि सीव हमारे पास में सीव ली है, जैसे कि 37.5, 26.5, 19, 13.2, 475, 236, 300, 0.075 माइक्रोन तक। और उसके अंदर उसकी जो ग्रेडिंग लिमिट होती है, जैसे कि 100 होगी, जैसे कि 26 से लेकर 90 से 100। फिर जैसे कि 19 में देखना है आपको 71.95 तक के बीच में इसकी ग्रेडिंग लिमिट होनी चाहिए। 13.2 में देखना है कि 56.80। 475 में देखना आपको जैसे कि 38.54। 2.36 में देखना है कि 28 से 42। 300 में देखना है कि 7 से 21। 0.75 माइक्रोन में देखना है 2 से 8। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ें हमारे पास जब ब्लेंडिंग करते समय, जब उसको हम इंडिविजुअल करेंगे, जब हम इंडिविजुअल करेंगे एग्रीगेट का, तो ये हमारे पास ये चीज़ स्पेसिफिकेशन लिमिट होनी चाहिए मोर्थ के हिसाब से। फिर हम आगे ब्लेंडिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको इन सीव जितनी भी सीव हमारे सीव ले लेनी है, और एक फॉर्मेट होता है। और फिर क्या हमारे पास जो भी मटेरियल होता है, जैसे कि 40 mm, 20 mm, 10 mm, डस्ट हो गई, फिलर होगा, जो चीज़ है वो हमको लैब के अंदर ले आना है। तो देखना है कि जैसे कि मैं सबसे पहले जो इंडिविजुअल करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे पास जो एग्रीगेट है, जैसे कि मेरा एग्रीगेट जैसे हॉटविन सैंपल 1, हॉटविन सैंपल जो 1 है, उसके अंदर मैं एग्रीगेट डाल रखा है जैसे 35 से 16 mm का। 35 से 16 mm का मतलब इसमें जैसे कि इसमें हमारे पास क्या कौन सा 35 से 16 mm का जो एग्रीगेट है हमारे पास, जो 40 mm से कम साइज़ का होता है, वो हमारे पास इसके अंदर है, यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले 35 से 16 mm का, जिसके अंदर क्या 20 भी होता है, और 31.5 का भी मतलब एग्रीगेट होता है इसके अंदर। तो मान लें कि जो 40 है, 40 से डाउन का जो होता है वो 35 से 16 mm का इसमें मैंने क्या किया है, यूज किया है। तो सबसे पहले मैंने इसका इंडिविजुअल निकाला है। इंडिविजुअल करने के कि जितने भी हमारे पास ग्रेड होते हैं, जो एग्रीगेट की 16 से जैसे कि 35 से 16 होगा, 16 से डाउन का जो एग्रीगेट होगा, उनके हमको क्या करना है 5 सैंपल या 3 सैंपल उनके इंडिविजुअल करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने इसके अंदर क्या कि 5 सैंपल का इंडिविजुअल किया गया है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक सैंपल ले लिया, जैसे कि सैंपल नंबर 1 ले लिया। जैसे कि इसके अंदर जो सैंपल का वेट मैंने ले लिया, जैसे कि 27135 ग्राम, मतलब 27,135 ग्राम मैंने क्या लिया, सैंपल का वेट ले लिया। फिर उसमें मैंने क्या किया, तो उसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने ग्रेडिंग का मतलब होता है, इसमें मैंने ग्रेडेशन की। मैंने इसमें पहले सैंपल लिया मैंने 27,135 ग्राम। तो उसने मैंने जो ग्रेडेशन की, उस ग्रेडेशन के अंदर मेरे जो लिमिट में आ रहे हैं, जैसे कि उसमें मेरी सीव थी, जैसे कि 37.5, 26.5, 19, 13.2, 475 तक सीव लगी मेरी। और उसका जो मैंने मटेरियल जो किया, जैसे मटेरियल रिटेन वेट किया, उसका पासिंग निकाला, तो मैंने जो मिला मेरा, जैसे कि 81.39, 1.46, 7.38, 1.71, ये मेरे को मटेरियल मिला पासिंग का। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, दूसरी ग्रेडेशन करी। दूसरी ग्रेडेशन की मैंने जैसे 27,240 ग्राम फिर वेट लिया दोबारा उसी सैंपल का। फिर मैंने एक ग्रेडेशन की, उस ग्रेडेशन के अंदर मेरे को जैसे कि 475 तक का इसके अंदर लिमिट में मिल रहा है मेरे को। 475 से डाउन नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे पास 35 से 16 का है तो एग्रीगेट है ना, तो इसलिए मेरे को 37 का पे 0 मिला, 26 पे मिला मेरे को रिटेन, 19 पे मिला, 13.2 पे मिला, 475 मिला। तो ऐसे मैंने क्या किया, 5 सैंपल लिए और 5 सैंपल का मैंने ग्रेडेशन की। 5 सैंपल लिए, जैसे कि तीसरा नंबर सैंपल, जैसे 3 नंबर सैंपल हो गया मेरा, ये 4 नंबर सैंपल हो गया, तो 4 नंबर होगा, एक 5 नंबर सैंपल और आपको मिलेगा। तो ये मैंने 5 सैंपल मैंने 35 से 16 mm का जो एग्रीगेट था हमारा DBM ग्रेड 2 के लिए, उसके मैंने 5 सैंपल का ग्रेडेशन किया। 5 ग्रेडेशन का जो भी मैंने
पासिंग निकला मेरा। इतने तो आप खुद समझदार हो कि ग्रेडेशन का मतलब है कि मैंने ग्रेडेशन कर लिया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया जाए। तो 5 सैंपल ग्रेडेशन करना है। 5 सैंपल ग्रेडेशन करने के बाद जो भी इसका पासिंग जो मटेरियल का जो वेट आ रहा है वो आपको देखते रहना कि क्या क्या मेरा 26 में कितना बच रहा है, 19 में क्या बच रहा है, 13/2 में क्या बच रहा है, 4/75 में क्या बच रहा है। तो मैंने ऐसे ही 500 का मटेरियल का मैंने सैंपल का कलेक्शन कर लिया है। तो फ्रेंड फिर आपको क्या करना है आगे करना है कि जो हमारे पास 5 सैंपल मैंने लिए थे उस 500 सैंपल का पासिंग जो मटेरियल था, जैसे कि सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5, उनका क्या करना है, सबका मतलब सैंपलों का एवरेज करना है। एवरेज का मतलब कहते हैं जैसे कि ऊपर 37.5 है, 100 सब में उसका एवरेज किया मैंने, 100 आया। फिर जैसे कि 26.5 में क्या मटेरियल बचा, 81.39, 81.19, 81.81, 81.92, 81.60, इन तीनों का इनको तीनों को जोड़ के 5 से डिवाइड किया तो मेरे 81.58 मिला। फिर जैसे कि 19 में क्या मिला, 19 में जो मिला मेरा जैसे 52.19 मिला। 13/2 में हमको क्या मिल रहा है, जैसे 7.26 मिला। और 4/75 में हमको क्या मिला, 1.58 मिला। उसके एवरेज निकालने हैं, तीनों का एवरेज निकालना होता है कि एवरेज कैसा सबको, जैसे कि 26 में जितने मटेरियल है सैंपल के उनको जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। तो ये जैसे कि एवरेज आ गई, ये आपके सामने एवरेज आ गई। एवरेज आने के बाद क्या है, सबसे क्या है, ये हमारे पास सैंपल जैसे कि 35 से 60 mm का जो एग्रीगेट है उस सैंपल की एवरेज आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड, इसके अलावा अगले का जो मटेरियल ले रहे हैं, नेक्स्ट जो ग्रेडेशन है वो हमारे ग्रेडेशन रहेगी 16 से 8 mm का जो एग्रीगेट रहेगा वो। सबसे पहले हमने किया 35 से 16 और अब करेंगे हम 16 से 8 वाला। तो जैसे हमने 35 से 16 वाला किया उसी प्रकार से हमको भी 16 से जो 8 mm का जो एग्रीगेट है हमारे पास उसको हमको इंडिविजुअल करना है। उसके भी हमने इंडिविजुअल करने के लिए उसका जो वेट रहेगा वो 25 से 30 kg के बीच में हम सैंपल का वेट ले सकते हैं। और जैसे उसके भी पहले 5 सैंपल किए उसी प्रकार से हम इसके भी 5 इंडिविजुअल करने वाले हैं। तो सबसे पहले 26 का किया, 26 में जैसे कि हमारे पास 37 पॉइंट पे कुछ नहीं बचा, 26.5 पे कुछ नहीं बच रहा, 19 पे भी कुछ नहीं बचा, 13/2 पे बच रहा है। 13/2 पे क्यों बच रहा है, क्योंकि हमारे पास सैंपल ही हमारे पास कौन सा मिला आपको, 16 से 8 mm का। 16 से 8 mm क्या आता है, जैसे कि 10 आ गया, 20 भी मिलेगा कुछ इसके अंदर थोड़ा परसेंटेज। तो इनकी ग्रेडेशन करनी है। तो हमारे पास ये 236 तक की मतलब मटेरियल बच रहा है हमारे पास। नीचे 375 की 0 है, तो ऊपर वाली 0 है। तो हमारे पास ऐसे ही क्या करना है, 5 सैंपल को हमको कलेक्ट करने हैं। 5 सैंपल ही हमको इंडिविजुअल करना है 16 से 8 mm वाला एग्रीगेट का। और उन पाँचों की क्या करना है, जैसे मैंने 35.16 की एवरेज ली थी लास्ट में, ऐसे भी इनकी 500 सैंपल की एवरेज कर लेना है। तो फ्रेंड देखो मैंने 16 से 8 वाले की सभी की एवरेज ले ली है। जैसे कि सैंपल 1 का क्या मटेरियल है मेरे पास, सैंपल 2 का मटेरियल जो भी आया, सैंपल 3 का, सैंपल 4 का, सैंपल 5 का। तो इनको सभी को क्या करना है, मैंने एवरेज निकाल लिया। एवरेज को एवरेज की जो लाइन है उसमें देखो एवरेज 100, 100 मिला। फिर जैसे कि 92.70, 92.35, 92.86, 92, 92.97 उनको सभी को जोड़ना है। जोड़ के जितनी कॉलम है, जैसे 5 सैंपल है 5 से डिवाइड कर देना है। नीचे वाले को जैसे कि 475 का 475 वाली सभी लाइन को जोड़ लेना है और 5 से डिवाइड कर देना है, तो 3.45 बचेगा। फिर 236 वाली जितनी भी है मतलब आपका जो मटेरियल बचा उसको 5 से डिवाइड कर देना है, तो 1.41 बचेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो होगा अगला एग्रीगेट। तो अब हमारा जो मटेरियल आया नेक्स्ट वाला वो 8 से 3 mm का जो एग्रीगेट बचता है हमारा 10 mm का, जैसे 10 से नीचे का होता है, जैसे 8 से 3 वाला होगा वो मटेरियल हमारे पास मिला हो। तो इसके अंदर 10 mm से जैसे कि 6 mm का भी होता है, इसमें 10 में मिलेगा, 8 में मिलेगा। जो 8 से 3 के बीच का जो मटेरियल है मान ले वो मटेरियल लेना है। उसके बाद सैंपल नंबर 3 के अंदर तो उसका भी हम लोग क्या इंडिविजुअल करना है। इंडिविजुअल करने के बाद क्या करना है, इनकी भी 5 सैंपल की ग्रेडेशन करानी है और 500 सैंपल की एवरेज लेनी है। जैसे कि मैंने कि सबसे पहले 35 से लेकर 16 तक किया, फिर 16 से 8 किया, 8 से 3 वाले का, उनके भी 5 सैंपल की ग्रेडेशन करनी है और 500 सैंपल का एवरेज लेनी है। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि 8 से जो 3 है, 8 से 3 वाला जो सैंपल है उसकी मैंने क्या किया, 500 सैंपलों की एवरेज ले ली है। जैसे कि इसके अंदर जो सीप लगी है 36.5, 26.5, 19, 13/2, 475, 236, 375 माइक्रोन। तो जैसे सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 5, सैंपल नंबर 4, जो भी हमारे पास सीप आई है, सीप साइज है जो हमारे पास, उसका क्या हो पासिंग और मटेरियल है। जैसे कि इसके अंदर जैसे कि 8 से जो 3 का जो मटेरियल था वो कहाँ पे बच रहा है हमारे पास, वो 475 से डाउन वाली सीप में बचा हुआ है। तो ये मैंने 500 सैंपल कलेक्ट किए और 500 सैंपलों का मैंने क्या किया, एवरेज निकाल ली।
एवरेज निकालने के बाद कैसे एवरेज में मैंने निकाला, देखा कि नीचे वाली जो 475 वाली शीव है उसके अंदर जो बच रहा है 36.54, 236 में हमारा बचा 1.19 बच रहा है। तो उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्या होगा, जो 8 से 3 था अब निकलेगा जो 3 से 0 वाला जो एग्रीगेट रहेगा उसके। तो फ्रेंड अब मैं नेक्स्ट एग्रीगेट कर रहा हूँ, जैसे कि 3 से 0 का मतलब हमारे पास जो स्टोन डैस्ट होती है वो अब लेनी है। तो उसका भी हमको क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है 10 से 15 kg के बीच का सैंपल लेना होता है इसके अंदर, और उसकी भी मैंने 5 इंडिविजुअल करने हैं, मतलब 13,620 के 13,620 1420 के जैसे कि मैंने सैंपल ले रखे हैं, और इसके 5 सैंपल लेने हैं। जहाँ पर इसका जो रिटेन वेट बचेगा उसको उसके अंदर रख लेना है, और उसके 5 सैंपल का इंडिविजुअल करना है, मतलब 5 सैंपल में 5 सैंपल की ग्रेडेशन करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 के लिए। तो उनका क्या करना है, जैसे हम पिछले की तरह से हम सैंपल की एवरेज करते आ रहे हैं, ऐसे ही 3 से 0 वाला जो का जो एग्रीगेट है उसकी भी हमको इसकी एवरेज निकालनी है। तो फ्रेंड देख लिया कि आपने, मैंने भी इसकी एवरेज निकाल ली है सैंपलों की जो 3 से 0 वाले हैं। तो आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो उसी प्रकार से क्या करना है कि मैंने जैसे कि 35 से 16, 16 से 8, 8 से 3, 3 से 0 के सभी की मैंने एवरेज निकाली है इंडिविजुअल की। तो अब क्या करना है कि हम चलते हैं ब्लेंडिंग के, कि हम इसकी ब्लेंडिंग कैसे बिठाते हैं, ब्लेंडिंग को कैसे किया जाता है, वो आपको मतलब अच्छे से वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी कि ब्लेंडिंग को कैसे शो करते हैं, कैसे हम एग्रीगेट का परसेंटेज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ब्लेंडिंग चार्ट है एक, इसके अंदर सभी जो जितने भी मैंने सैंपल पीछे इंडिविजुअल किए हैं, जो किया है मैंने सब इसके अंदर पुट किया है। आपको ये समझ नहीं आ पा रहा हो कैसे किया है, वो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे किया। सबसे पहले ऊपर जैसे ब्लेंडिंग प्रोपोर्शन देखना परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, फिर हॉटविन नंबर 4 दिया है। हॉटविन नंबर 4 क्या है, हॉटविन नंबर 4 में जो मैंने क्या 35 से जो 16 का मटेरियल था वो डाल रखा है, और हॉटविन नंबर 3 के अंदर क्या डाल रखा है, 16 से 8 का जो मैंने इंडिविजुअल किया वो डाल रखा है। हॉटविन नंबर जैसे कि 2 में क्या 8 से 3 वाला जो हमने इंडिविजुअल किए वो मटेरियल डाला है इसके अंदर, और हॉटविन नंबर 1 में जैसे कि 3 से 0 का जो एग्रीगेट डाला था, मतलब सैंड डाला की वो डाला है, और फिलर 2% लिया मैंने। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो फर्स्ट में जो 35 से 16 का था वो मैंने 35% रखा, और उसके बाद क्या किया मैंने, जैसे कि 16 से 8 वाला जो एग्रीगेट था वो मैंने 12% रखा, और फिर 8 से जो 3 वाला वो मैंने 13% रखा, और हॉटविन में अंदर जो 1 नंबर में होता है उसको मैंने, जैसे कि सैंड है, सैंड तो ज़्यादा रहेगी तो 38% रखा मैंने, फिलर 2% रखा। तो समझने की बात यही है कि हमारे सबसे पहले जो कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है, जैसे कि ये हमारे पास IS शीव है, ये शीव हमारे पास शीव होनी चाहिए। पहले तो शीव रख ली, शीव रखने के बाद क्या किया मैंने, जैसे कि 35 से लेकर 16 का जो एवरेज निकाली थी स्टार्टिंग में, एवरेज निकाली थी, वो एवरेज मैंने यहाँ रख दी, सभी एवरेज आई थी हमारे पास, एवरेज यहाँ रखी। उसी प्रकार से मैंने 16.8 की एवरेज यहाँ रखी, फिर 8.3 की की एवरेज है मैंने वो यहाँ रखी, फिर 3 से 0 की एवरेज मैंने यहाँ रखी, और फिलर मैंने 2% फिलर मैंने यहाँ रख दिया, 2% फिलर रखा डाल दिया मैं, 100 में से 2% का फिलर रख दिया मैंने। तो ये मैंने 92.0 ये रख लिया है, यहाँ पे फिलर रख लिया मैंने। उसके बाद हमको क्या करना है, कंबाइंड ऑफ पासिंग, आप ये देख रहे हैं ना कंबाइंड ऑफ पासिंग, यह क्या चीज़ है, कंबाइंड ऑफ पासिंग। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे कि स्पेसिफिक लिमिट, स्पेसिफिक जैसे कि हमारे पास जैसे कि देखें कि जो स्पेसिफिक लिमिट है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक लिमिट एज पर मोर्थ टेबल नंबर 510 टेबल नंबर पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया है ना कि हमारे पास जो ये 35% लिए, ये 16%, ये 12% लिए, 13% लिए, ये 38% और फिलर 2% लिए। तो उसमें क्या हमारे पास जो स्पेसिफिक जो ISC वो होती है 37.5, 26.5, 19, 13, 2, 4, 75, 2, 36, 375 माइक्रोन। इसकी मैंने जो 35 से 16 और 16 से 8, 8 से 3 और 3 से 0 और फिलर, ये इनकी सवारी क्या मैंने क्या रखा है सबका, यहाँ पे एवरेज लिखी है, ये सब ये एवरेज है, ये 16.8 की एवरेज है, ये 8.3 की एवरेज है, ये 3.0 की एवरेज है, फिलर की एवरेज है। तो ये हमारा भी जो क्या है कि ये कंबाइंड परसेंटेज ऑफ पासिंग, ये कहाँ से आई है, ये आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारे पास ये लिमिट होती है जी, जैसे कि स्पेसिफिक लिमिट एज पर मोर्थ टेबल नंबर 500 नहीं टेबल मतलब सेक्शन 500 में टेबल नंबर 10 पे ग्रेडिंग 2 में। ये तो इसकी मतलब कि मिड लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी, ये
अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, ये इसकी जीएमएफ लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और ये होती है मोर्थ के में मिलेगी आपको मिड लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो हमको देखना क्या है कि जो 35% मैंने लिया है हॉट बिन 4 के अंदर, मेरी 40 mm है, ये 40 mm जो 20 है ये 35% लिया है। तो इसमें क्या करना है हमको, जो हमारे पास इसकी जो एवरेज है 26.5 में जो हमारे पास बचा है, 26 पॉइंट में जो रिटेन बचा है उसको, वो इस लाइन को पूरे को जो जो मैंने एवरेज में ली है, जैसे कि 35.16, 16.8, 8.3, 3.0 फिलर, इसको क्या करना है, इसका मैंने 35% निकालना है, पूरी लाइन का 35% निकालना है। तो 35% करेगा तो आपको 93.55 मिलेगा, परसेंट निकालोगे तो। और वो क्या होगी, जो मिड जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इसके आसपास ही आपको कंबाइंड पासिंग मिलनी चाहिए। तो ये 95% है मिड लिमिट में, तो हमारे को कितना 93.55 मिल रहा है, लोअर लिमिट में 90 है और अपर में 100। तो हमारे बीच में मतलब हमारे यहाँ पर मैच कर रही है 93, क्या है कि 90 से 95, 95 100 के बीच में 93 है, तो ये हमको मैच कर रहा है। तो ये मैंने 35% रखा। उसी प्रकार से फिर मैंने क्या करना है, जो 19.0 में अचीव है उसके जितने भी पासिंग है, ये पासिंग मिला है, ये 52.19, 100 ये मिला है हमको। तो एवरेज के अंदर उसको मैंने क्या किया, 12% रखा। फिर इससे क्या मेरे को 12% से निकालना है, 12% को इससे क्या है, सबको 12% से निकाल के इनका, तो 83.27 मेरे को मिल रहा है कंबाइंड पासिंग। और इसके अंदर देखना कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 83.071 और 95 है, इसके बीच में मेरे को मिल रहा है ना 83.27। उसी प्रकार से मैं जैसे कि 13.2 सीव है, जो सब की जो मैंने एवरेज रखी है, तो इसकी मैंने 13.2 की सब की, इसकी मैंने कितने परसेंट रखा है, 13% रखा है। ओटबिन 8 से 3 वाला जो सैंपल है, 8 से 3 वाला सैंपल के मैं 7.26, 92.58, 100, इनको मैंने इसके सभी का क्या निकाल लिया, 12% निकाल लिया। 7.26 का 12%, 92.58 का 26%, 100 का 13%, 100 का 13%, 100 13%, इनको सबको जोड़ोगे जो निकालने के बाद जो आता है वो आपका आएगा 6.65। तो आप देखोगे अपर मिड लिमिट में 6.68.0 है, 56 और 80 है, तो इसके बीच में मेरा कंपेयर कर रहा है 66.65। उसी प्रकार से 75 की जो पासिंग है सब में, उसको मैंने कितना रखा, 38%। 75 में क्या जाता है, हमारे पास सैंड आ जाती है, तो 75 मैंने क्या रखा इसके अंदर, ये 8 से 3 वाला में 13% है, इससे सारा 13 का निकाल देते हैं। ऊपर वाले लाइन को मैं 12% से निकाल दिया, ऊपर वाले लाइन को मैंने 35% से निकाल दिया। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ अब 13% से, 13% निकाला तो 45.72 आज का है, ये हमारे इस बीच में लिमिट के अंदर मैच कर रही है। फिर मैं नीचे की जो बची है 236 में, अब आपको सैंड बची हुई है, ये सैंड है सारी, सैंड से 38% है, तो इस लाइन को क्या करूँगा मैं 1.41 का मैं 38% निकालूंगा, फिर 1.19 का 38% निकालूंगा, फिर इसका मैं फिर ये 83.66 मिला मैं 03 में, तो इसका मैं 38% निकालूंगा और 100 का 38% निकालूंगा। तो सबकी जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ दूंगा, तो वो मेरे पास कितनी आएगी 34.11। तो ये मैंने देखा कि इसमें जो स्पेसिफिक इसकी लिमिट होती है, मान ले इसके बीच में मेरी मैच कर रही है। और 2% मैंने इसके अंदर क्या ले, ऐसे ही मान ले क्या ये हमारे पास फिलर के में 7.52 और 90.2, इसको 2% से निकालूंगा तो 4.17 आ जाएगा। तो ये मेरे बीच में इसमें कंपेयर कर रही है इसके अंदर। तो इसी ब्लेंडिंग क्या है, ऐसी ब्लेंडिंग को निकाला जाता है ताकि हमारे पास जो मिड लिमिट है और लोअर लिमिट अपर लिमिट के अंदर मतलब इसके आसपास मिलना चाहिए, उसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। मतलब वो बोलते हैं इसके अंदर क्या, जो हमारे पास ग्रेडिंग होती है, इसको स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आना ही ब्लेंडिंग को बिठाया जाता है। अगर मैं इसको 35 की 36 कर लूँगा तो ये मेरी जो वैल्यू है भाग जाएगी यहाँ से, अब ये 92 हो जाएगी या 90 हो जाएगी, तो ये बीच में कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं 35% पे मेरा ब्लेंडिंग बैठ रही है, और ये नीचे 12% पे, 13% पे, 38% तो फिर इनका टोटल जो होती है ना वो 100 होता है। 100 में से लिया हुआ सब कुछ, 100 से बाहर नहीं कहीं भी करना उसको ब्लेंडिंग के अंदर। और फिर उसका क्या होता है, ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर क्या होता है, मिड लिमिट का ग्राफ होता है, लोअर लिमिट का ग्राफ होता है, अपर लिमिट का ग्राफ होता है। ये ग्राफ में पुट वैल्यू पुट किया जाता है बस ओनली। तो ये ऐसे इसके अंदर क्या है, ये ब्लेंडिंग की जाती है
और आप ध्यान से करोगे तो आपको ब्लेंडिंग आने, डिज़ाइन आना आ जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो मिक्स डिज़ाइन के अंदर तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बैक टू बैक माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी मिक्स डिज़ाइन हो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लैब के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको मिक्स डिज़ाइन कैसे सीखना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपको मालूम होगा। नहीं तो आपको बीच में नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, क्या चीज़ कौन से कोड में से क्या उठाया गया है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मिक्स डिज़ाइन 100% आपको मिक्स डिज़ाइन करना आ जाएगा। तो वीडियो को चलते हैं। तो आज का मिक्स डिज़ाइन है हमारा PQC का मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं 45 पे। तो जैसे कि मैंने M ग्रेड ली है 45, और तो PQC का क्या होता है कि पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि PQC मिक्स डिज़ाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्स स्ट्रेंथ होती है 20 डेज के लिए। तो पहला मेरा यही है क्या कि जो हम जिसका मिक्स डिज़ाइन करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्स स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि PQC में हमेशा ये ध्यान रखना है कि PQC में हमेशा बीम ही कास्टिंग हो जाती है और बीम और ट्यूब का दोनों का कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट तो क्या होता है 7 डेज और 20 डेज के अंदर बीम ही चेक होती है PQC के अंदर। बाई चांस ट्यूब का अगर हम ट्यूब कास्टिंग कर देते हैं तो ट्यूब का और बीम का जो फ्लेक्स स्ट्रेंथ रहेगा वो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम चलते हैं मिक्स डिज़ाइन के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है कि हमारे टाइप ऑफ द सीमेंट अल्ट्राटेक। जो इसके अंदर मिक्स डिज़ाइन के अंदर मैं जो सीमेंट का यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास सीमेंट है अल्ट्राटेक OPC 43 और हैज पर IS कोड रहेगा 269B। मैक्सिमम नॉमिनल साइज रहेगा मेरा एग्रीगेट का 40 mm। मिनिमम सीमेंट कंटेंट रहेगा मेरा 360 kg पर m3। और मिनिमम वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट जो रहेगा रेशो रहेगा वो 0.45 रहेगा। वर्केबिलिटी मैं ले रहा हूँ मेरा, जैसे कि मेरे को शलम कोण रखना है इसके जैसे PQC का मिक्स डिज़ाइन के ऊपर, जैसे 10 से लेकर 40 mm तक। मेरे को 10 से 40 के बीच का अंदर मेरे को वर्केबिलिटी शलम कोण चाहिए। और फिर एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है कि ना सर्दी होती है ना समर होता है, बीच का जो जिसके 3-4-2% का जो मॉइस्चर कंटेंट रहे वो उसको बोलते हैं मॉडरेट। डिग्री ऑफ सुपरविजन। डिग्री ऑफ सुपरविजन क्या होता है, एग्रीगेट जैसे एग्रीगेट है कैसा है क्या मेरा एग्रीगेट एक मतलब ओके है, गुड है ना, तो जैसे चिप्स मटेरियल है। फिर टाइप ऑफ एग्रीगेट एंगुलर क्रशड। एंगुलर क्रशड का मतलब होता है ना तो मतलब जैसे कि ज़्यादा अच्छा मटेरियल बोल सकते हैं जिसको मान ले बोलते हैं गोल वाला मटेरियल बोल सकते हैं, और ना ही चिप्स वाला बोल सकते हैं। तो बीच का जो मटेरियल है अच्छा मटेरियल है मेरे पास। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट रहेगी जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस पे डिजाइन करते हैं 450 kg पर m3 पे हम कर सकते हैं। तो एडमिक्सर यूज मैं जो एडमिक्सर यूज कर रहा हूँ वो सुपर प्लास्टिजर 550 PCC ले रहा हूँ, जिसको हम एडमिक्सर बोलते हैं, जो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है और इस टाइम ड्यूरिंग को वो करता है, हीट को कम कर देता है। ये इसलिए हम एडमिक्सर को यूज करते हैं। स्टेप नंबर दूसरा में आ जाता है कि जैसे कि टेस्ट डाटा फॉर मटेरियल इन लैब। टेस्ट फॉर डाटा मटेरियल इन लैब का मतलब है कि लैब के अंदर मैंने क्या क्या जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटीज की, वाटर कंजप्शन, क्या क्या निकालना होता है वो हमको लैब के अंदर ही मिल जाता है, ताकि एग्रीगेट लैब के अंदर लाने के बाद टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह इसका, AIV फिलेकी, ये सब हम देख रहे हैं हम कितने लिए मैंने। तो मैंने जो सीमेंट यूज किया है इसके अंदर OPC 43 यूज ग्रेड की यूज की है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी सीमेंट की 3.15। और इसकी केमिकल एडमिक्सर कौन सा मैंने डाला है, सुपर प्लास्टिजर मैंने डाला है इसके अंदर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मैंने जो मटेरियल लिया है, जैसे कोर्स एग्रीगेट जैसे 10 mm लिया है, 20 mm लिया है, 40 mm लिया है, तो उनकी मैंने लैब के अंदर क्या सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल चुका हूँ। तो वो आपको ही भी मतलब लैब के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी निकालनी पड़ेगी, तभी आप डिजाइन को कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज डिजाइन को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 10 की निकाली तो 2.680, 20 की निकाली 2.680, 40 की निकाली 2.60। मतलब तीनों जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी मतलब सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी मिली मेरे को। और उस वजह से कि कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन को आपको पता है कि फाइन की ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि वाटर जो ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। तो 2.710 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है।
फिर इसके ऊपर आ जाता है कि मैंने इसकी फ्लैकी चेक की। फ्लैकी मेरे पास जैसे कि 21%, फ्लैकी की इसकी 35 फ्लैकी रहेगी कंक्रीट के अंदर, और 45% इसकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू रहती है। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मेरे को मिली है इस एग्रीगेट की 16%। तो दोनों ही चीज़ें मेरे लिए क्या है, ओके है। फिर देखा कि मैंने इसके अंदर जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितना रहा, एग्रीगेट के अंदर कितना पानी पी रहा है। जैसे कि आपको पता है 2% से ज़्यादा पानी नहीं पी पाता एग्रीगेट। तो मैंने देखा 10 mm में 0.48, 20 mm 0.55, 40 mm का 1% रहा, और सैंड डस्ट का 2.245% रहा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है स्टेप निकालने का। 3 स्टेप एक मेन स्टेप होता है इसका मिक्स डिजाइन का। तो इसमें क्या है, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रॉपर्टी, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रॉपर्टी होते हैं। तो हमें को पता है कि टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो IS कोड 456 में भी दे रखा है, और कोई भी बीटेक जो फ्रेशर बंदा है उसको पता भी होगा टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, FCK प्लस 1.65 इंटू में S। तो इसके में FCK क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। 1.65 इसका क्या होता है, एक मान लें ड्यूरेशन, मतलब इसकी क्वांटिटी वो होती है, डेंसिटी पाई जाती है। और इसके अंदर जो S जो लिया गया है वो क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीजन लिया गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन अंजूमेंट स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि जैसे कि हमारा जैसे ग्रेड होते हैं, जैसे कि M10, M15, M20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 या 55, जैसे कि लो से हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे उतना ही इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको देख रहा है ये आपको काम मिलेगा स्टैंडर्ड साहब। ये भी मान लो इस कोड में 456 में दिया हुआ है। आप अगर कोड खोलोगे तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये क्या होता है कि अंजुम क्या कि जैसे कि M10 और M15 के लिए ये लोअर ग्रेड के कंक्रीट है। तो इसमें मैंने स्टैंडर्ड जो डिवीजन दिया है मेरा 3.5 न्यूटन mm²। जैसे ही हम बढ़े 25 तक बढ़ा तो 4.0 न्यूटन पर mm मिला। अगर हम हायर ग्रेड से चले 30 से 35, 40, 45, 50, 55 तक चला तो मेरे को 5.0 न्यूटन mm स्टैंडर्ड डिवीजन मिला। तो उसका तात्पर्य क्या है कि अगर मैं किस चीज़ से कर रहा हूँ ग्रेड 45M ग्रेड का कर रहा हूँ मिक्स डिजाइन, तो हमको मिक्स डिजाइन किसका कर रहा हूँ 45 का। 45 के लिए हमें क्या लेना है 5.0 न्यूटन पर mm। ये देखो फिर मैंने फार्मूले के अंदर पुट किया। टारगेट स्ट्रेंथ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए निकाल रहा हूँ। FC की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए होती है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, जैसे कि FC का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए निकाल रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने फार्मूला में किया कि FC के हमारे पास कितनी है, FC का 20 डेज के लिए 40 रखा प्लस 1.65 इंटू S की वैल्यू ये आ गया हमारे पास। S की वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रखा है मैंने 5.0। तो उनको मैंने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि 48.25 न्यूटन mm² का मतलब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानेगा हमको 28 डेज के अंदर इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 48 के आसपास हमको मिलनी चाहिए। 45 है प्लस 3 रहेगा हायर मिक्स डिजाइन के लिए, हायर जो एग्रीगेट होते हैं उसके लिए इसका जो क्या होता है क्राइटेरिया होता है। तो इसका हम 45 के आसपास मैंने 46, 47, 48, 49 तक हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमको 20 डेज में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेरा, अब क्या हमारा बचा क्या, अब हमको क्या निकालना है कि सिलेक्शन ऑफ वाटर, कितना वाटर 1 m³ में चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए, कितना एडमिक्सर चाहिए, कितना हमको मान ले सैंड चाहिए, वो अब मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मिक्स डिजाइन के अंदर। अगर आपको ये निकालना आ गया तो समझ लो मिक्स डिजाइन आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप AI भी कर सकते हो, फ्लैकी भी कर सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लोगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमको ये कि 1 m³ के अंदर कितना मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, कौन से कोड के अंदर क्या चीज़ हमको उठानी है। ये हमको इसके अंदर मेन 2 कोड है, एक तो IS 456 2000 और एक 10-262 2009। ये कोड हमको पास में रखने पड़ेंगे जब तक हमको मिक्स डिजाइन करना है। तो उसके अंदर टेबल है, वो टेबल मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई है। जो मेंशन टेबल किया हुआ आप उसको अंदर देखते चलेंगे, आप कोड में जाके देख सकते हो मैंने कहाँ से क्या उठाया। तो उसके तहत हम उसको वाटर को डिसाइड कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिलेक्शन ऑफ वाटर सिमेंट रेशो, तो मेरा मैक्सिमम नॉमिनल साइज क्या रहेगा ग्रेड का 40 mm लिया है, और
IS 456/2000 टेबल नंबर 5 पेज 2.0 को मैं देखना है कि वाटर सीमेंट रेशो, वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे स्टेप में दिखाया कि 0.5% लिया है। फिर मैं कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर क्या सिलेक्ट कर लिया है, वाटर सीमेंट रेशो 0.45%। इसके अंदर टेबल पे अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको किसके, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे सिलेक्ट करना है वो देखना है कि हमारा नॉमिनल साइज क्या है एग्रीगेट का। नॉमिनल साइज का पता होगा तो इसके सामने लिखा होगा 0.45। जैसे एग्रीगेट जैसे 25, 35 जैसे एग्रीगेट होगा उसके सामने हमको ये मिलेगा कि इसका वाटर सीमेंट रेशो, वो ही हमको सिलेक्ट करना है जिसका मिक्स का डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वाटर सीमेंट कंटेंट। वाटर सीमेंट कंटेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको हम क्या निकालना है, वाटर कंटेंट सीमेंट निकालना है। वो था वाटर रेशो, ये हमारे पास है वाटर सीमेंट कंटेंट। तो हमारे पास नॉमिनल साइज कितना है, 40 mm का रहेगा। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है कि तो फ्रेंड अब स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, जो हमारे दो चीज़ें निकल चुकी है, वाटर निकल चुका है, सीमेंट निकल चुकी है, और हमको अब निकालना है एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसे निकलेगा वो हमको अब देखना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आपको वीडियो लंबी जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं। तो आप वीडियो देखते रहें बस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम निकालनी है। तो कि इसके अंदर मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है, मेरे पास 40 mm है। फाइन एग्रीगेट जोन कितनी है, सेकंड जोन की लेनी है। ये भी डिसाइड करना है हमको कौन से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर कौन से जोन ले रखी है। वो आपको डेस्ट के ऊपर, सैंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सैंड कैसी है, और आपको देखना पड़ेगा कि हमारे सैंड के लिए कौन सी कैपेसिटेबल रहेगी। तो इसलिए हमको जोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना रहेगा हमारे पास, जैसे कि 0.5 माइनस 0.65, क्या जो वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा उसके अंदर से हमको क्या करना है, 0.5% वाटर रेशियो माइनस कर देना है। 0.65 है तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो 0.64 बचा हमारे पास। तो लेस, फिर उसके बाद जो लेस रिएक्शन क्या रहेगी, लेस रिएक्शन क्या रहेगी, जो हमारा वाटर सीमेंट का रेशियो कितना था हमारे पास, कितना लिया था मैंने लास्ट में 0.37, इसमें भी हमको माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करने के बाद कितना है, क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे 1% इंक्रीज होएगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एक 1% इंक्रीज करेंगे तो 0.01 इंटू 0.0 दोनों को काट देंगे कि 1%, तो हमारे पास 0.0 मतलब % बचा, ये इंक्रीज होएगा। मान लीजिए जो सीमेंट रेशियो है 1% मान लीजिए 0.01% ही इंक्रीज होगा। तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कोर्स, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करना है, जैसे कि मेरे पास ये 0.5% क्या किया था मैंने, माइनस किया था इसके अंदर से, इसके अंदर क्या है जो हमारे पास 0.1 है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0.65 इंक्रीज कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट है इसके अंदर क्या है, इंक्रीज करना पड़ता है। कम रहेगा तो बैच कम बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा फालतू लेके चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा चीज़ का। तो इसलिए मैं थोड़ा 1% इसको इंक्रीज करके चल रहा हूँ। तो ये 10% रिड्यूज ऑफ एग्रीगेट, 10% ऑफ रिड्यूज ऑफ द एग्रीगेट क्या होगा, जैसे कि IS 10-262 2009 के अंदर 4.5 काजिज का पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1% इसके अंदर क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे एग्रीगेट को। तो 10% इसको रिड्यूज करेंगे। रिड्यूज करेंगे ना क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास 0.65 है, 0. माइनस इसमें से जो यही तो है कोर्स इंक्रीज किया ना मैंने 0.65, इसमें से हम क्या कर लेंगे 10% को रिड्यूज भी करेंगे। रिड्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, वॉल्यूम 0.65 है हमारे पास, जैसे कि 0.65 माइनस 10% क्या करेंगे, रिड्यूज ऑफ द एग्रीगेट इंटू 0.65 में रिड्यूज कर देंगे। रिड्यूज करने के बाद मेरी जो कैलकुलेशन आ रही है तो 0.585 या क्या निकली है, कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम निकली है। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल गया ये, तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना निकल गया, 0.585। उसके बाद ये तो निकला मेरा कोर्स एग्रीगेट का। अब निकालना है मैंने फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का रिड्यूस करना है कितना, 1%। इसमें मैंने 1% रिड्यूस किया पहले, और फिर इसमें 10% रिड्यूस किया। काजी बोल रहा है कि जो टोटल जितने भी वॉल्यूम होगा एग्रीगेट का उसमें से क्या क्या 10% रिड्यूस करो।
तो जैसे मैंने ये कोर्स एग्रीगेट का निकला, इसमें भी मैंने 1% रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये कितना निकलेगा 0.415 के 1 m³ का वॉल्यूम निकलेगा किसका, फाइन एग्रीगेट का। मतलब फाइन एग्रीगेट का मतलब डस्ट का, सैंड का। तो फ्रेंड हमारे पास दो चीज़ें, दोनों जो फाइन एग्रीगेट की और कोर्स एग्रीगेट दोनों के हमारे पास वॉल्यूम मिल चुके हैं। वॉल्यूम मिलने के बाद आगे कुछ भी नहीं है डिजाइन के अंदर, सिंपल है, आप देखते रहो वीडियो को। क्या करना है कि डिजाइन मिक्स कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, 10,262 2009 के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सबसे पहले हम सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी है। सीमेंट की वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ सीमेंट, कितना सीमेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज की इंटू 100 ना 1000 रहेगा मास। ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का कि मास ऑफ द सीमेंट डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो हमारे पास मास ऑफ सीमेंट कितनी निकली, 403 kg निकाली थी मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी की सबसे पहले फर्स्ट में बताया था कि 3.15 है इंटू 1000 के निकले। इसमें मतलब 1000 का मतलब क्या है, इसके मान ले पूरे की बैच की 1000 है इसमें। तो 1000 के लिए इसी जैसे मैंने इसी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास की जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का क्या निकल के आ रहा है 0.128 m³ में निकाल दिया मैंने। m³ में क्योंकि m³ में निकालने के लिए 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट मेरा मतलब बताऊंगा ना, नट बंडिंग करके इसको नट पे तो कसते हैं कहीं वो गाटर से नहीं है। तो फ्रेंड अब स्टेप दूसरे में देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमारे सीमेंट निकल गई, सीमेंट निकालने के वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है 1 m³ के लिए। तो मास ऑफ द वाटर डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में 1000। तो मास ऑफ वाटर कितना निकाला था 1 m³ के लिए मैंने 149 kg। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1 होती है, 1000 इंटू 1000 करेगा। तो 1000 करने के लिए क्या करेगा, इसकी कैलकुलेशन करेगा तो 0.149 m³, मतलब 1 m³ का वॉल्यूम निकल गया वाटर का, ये निकलेगा 1 m³ का सीमेंट का। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर, अब हमको एडमिक्सर का भी निकालना पड़ेगा। एडमिक्सर ऑफ द मास ऑफ द एडमिक्सर डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी एडमिक्सर इंटू 1000। तो एक चीज़ है इसके अंदर थोड़ा देखने के लिए कि मास ऑफ द एडमिक्सर सीमेंट का, जो हमारे पास सीमेंट डल रही है ना, उस जो 403 kg सीमेंट पर m³ डल रही है उसका 1.2%, उसका 1.2% हमको लेना है एडमिक्सर। तो मैंने 1.2 इंटू में 403 kg डिवाइड में 100% के लिए 100 लगा दिया मैंने। 100 इसकी कैलकुलेशन की मैंने 4.836 ये निकला। तो इसमें की एडमिक्सर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए कि फार्मूला बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको लेनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इसके एडमिक्सर की 1.21 है। तो इसके अंदर जो फार्मूला क्या रहेगा, जैसे कि 4.836 मास ऑफ एडमिक्सर रखा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने 1.25 रखी, 1000 किया इंटू 1000 किया। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास 0.03 मीटर m³, 0.03 m³ के अंदर मतलब कितने एडमिक्सर मिक्स होगा, केजी में निकाल लेंगे बाद में इसको। तो इसके बाद ये चीज़ निकल गई हमारे पास चारों चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि ऑल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, जितना हमारा वॉल्यूम निकाल लिया है, जैसे कि हमारे पास जैसे कि सीमेंट की निकली है, वाटर की वॉल्यूम निकली है, वाटर के बाद जैसे कि हमारे पास एडमिक्स की वॉल्यूम निकली है, तीनों को वॉल्यूम को क्या करते हैं प्लस करने के बाद एक माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तीनों को प्लस करो और 1 को माइनस कर देते हैं। फार्मूला है कि 1 माइनस में बी प्लस में सी प्लस में डी का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि सीमेंट का रहेगा, वाटर का रहेगा, एडमिक्सर का रहेगा, तीनों को जोड़ के प्लस माइनस 1 कर देंगे। तो ये वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर दी मैंने। करने के बाद 0.728 ये क्या निकलेगी हमारे पास ऑल वॉल्यूम एग्रीगेट, टोटल सबका तीनों को वॉल्यूम का एग्रीगेट निकल गया मेरे पास 0.720। तो फ्रेंड अब मैंने वो ऑल वॉल्यूम निकाली थी, अब निकालना है मेरे को मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बोला चलेगा ऑल वॉल्यूम निकाली थी 0.720, फिर कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम जो सबसे पहले मैंने निकाली थी, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो मैंने ऑल वॉल्यूम तो 0.70 निकाली, अभी निकाला है। कोर्स एग्रीगेट मैंने सबसे पहले आपको निकालना था 0.585 इंटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट पेज पे मैंने दिखाई थी कि कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 2.680 आपको ध्यान होगा। तो
इंटू 1000 करेंगे, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1129 kg पर m³ का क्या निकलेगा, ये कोर्स एग्रीगेट का वेट निकला है, टोटल का कोर्स एग्रीगेट का निकलेगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, ऑल वॉल्यूम तो मैंने अभी निकाला है 0.720, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम सबसे इससे फर्स्ट पहले पेज में निकाला था कि रिड्यूस किया था मैंने इसमें 1% बढ़ा के 0.585, फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे फर्स्ट पेज पे दिखाई थी 2.680, 1000 इंटू कर देंगे तो टोटल इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1129 kg पर m³ रहेगी। तो उसी प्रकार से फाइन एग्रीगेट की निकालना, ये तो निकला हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का। अब निकालेंगे हम फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का फार्मूला वही रहेगा कि ऑल वॉल्यूम 0.7, कोर्स एग्रीगेट का कोर्स इसमें था कोर्स एग्रीगेट 0.85, इसका रहेगा 0.415, जो आपको पीछे पेज में मिला है वो निकाला वो रख देंगे। और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी सेंड की 2.710 फर्स्ट पेज में मिलेगी, 1000 कर देंगे इंटू तो 810 kg पर m³ निकलेगा। तो इस वेट को हम दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल जो बैच बना है मेरा एक 1 m³ का 1939 kg पर m³ का एक बैच बना है। तो ये क्या आ गया, मेरा टोटल वेट आ चुका है 1 m³ का मटेरियल। तो इससे क्या करेंगे, मैंने ब्लेंडिंग देखा कि इसके अंदर मैंने 40m मिलाया है, मतलब इसके अंदर पूरा टोटल के अंदर 40m 40% लिया है मैंने, 20m मैंने 7% लिया है, 10m मैंने 9% लिया है इसके अंदर। और फाइन डस्ट में जो फाइन डस्ट तो मेरा आ चुका है 810 kg रहेगा एक m³ के अंदर। ये क्या है कि 1129 का ये पार्ट रहेगा, 1129 है। तो मैंने जैसे इसका टोटल का निकाल लूँगा ना, टोटल का मैंने जैसे कि 40%, 7%, 9%, बाकी जो बचेगा मेरी सेंड बच जाएगी। तो जैसे कि देखा कि मैंने 891 kg कैसे निकल रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। ये ब्लेंडिंग आपको रखनी है कि 20m ज़्यादा रखना है, सैंड ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर मिक्स डिजाइन करोगे तो 20m तो ज़्यादा रहेगा, 10 से थोड़ा सा कम रहेगा, फिर सैंड ज़्यादा रहेगी तभी मतलब कोई चीज़ जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्डिंग कर पाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड मैंने कैलकुलेशन किया है कि जो मेरा जो 1939 kg है, इसके अंदर से मैंने 40% क्या रखा है, 40 रखा है, और इसके अंदर से 20 के अंदर 7% रखा है, 10 में मैंने 9% रखा है। ये मैंने एक बैच बनाया, बैच बना के देखा तो मेरा मिक्स जो था वो ओके कंडीशन में था, अच्छी मतलब ना तो इसमें ब्लेडिंग थी ना ये बात, इसमें गुड मिक्सिंग प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी में निकाली। इसके अंदर से 891 kg एक m³ के अंदर डालना है, 136 kg एक m³ का डालना है, 175 kg m³ का डालना है, 810 kg में फाइन डस्ट डालना है। और एड मिक्स कैसे निकालना है, एड मिक्स तो मैंने निकाला था सबसे पहले जैसे कि 0.003 एक m³ के अंदर, तो kg में कन्वर्ट कर लिया 3 kg में आज कन्वर्ट कर लिया मैंने 3 kg एक m³ के अंदर डालना है। तो ये क्या था मेरे पास फ्रेंड, एक m³ का मटेरियल का था, ये मिक्स डिज़ाइन था। तो अगर फ्रेंड आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर कि वहाँ से हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं फिर दोबारा अगेन टॉपिक इसको प्रिपेयर करूँगा। और आपको अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक कीजिए। और आपको ऐसी वीडियो ऐसी मिक्स डिज़ाइन आपको मिलते रहेंगे, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मिक्स डिज़ाइन के ऊपर। जो भी मिक्स डिज़ाइन आपको अगर किस टॉपिक के ऊपर डिज़ाइन चाहिए वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उस कमेंट के ऊपर डिज़ाइन का मिक्स डिज़ाइन कर सकता हूँ। और जो भी बोलोगे वो चीज़ मैं इसके अंदर आपको वीडियो डाल दूँगा। आप अगर वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको अगेन मिलती रहे। थैंक यू। एंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो FDD जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब मैं क्या है साइड पे खड़ा हूँ, तो ये पिट लगा रहे हैं, 2 पिट लगने वाली अभी। तो मैं बता देता हूँ कि जो DLC का जो बेड हम चेक करने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2000 पे 3 टेस्ट, मतलब की फ्रीक्वेंसी 2000 स्क्वायर पे क्यूबिक पे। इसको क्या करना हमें 3 टेस्ट चेक कर रहे हैं, मतलब 3 पिट लगानी है उस बेड पे। तो हमारा भाई ये 60 बाई 60 का बेड है, तो ये बीच का जो बेड बना हुआ है आप देख रहे हो जहाँ तक बना हुआ है, तो उस बेड के ऊपर हमको 3 पिट लगानी है अभी। और मैं अभी आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, कैसे किया जाता है और कैसे इसको रखा जाता है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर अप्रूवल होनी चाहिए। तो वो अब आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखना। आपको रिजल्ट समेत आपको हम इसका बताएंगे कि हमारा जो बेड की जो टेस्टिंग हो रही है उसका कॉम्पैक्शन कितना हमको मिला है।
तो फ्रेंड हमने देखा कि हमारा जो डीप है वो 160 हमको मिल रही है, तो हमको 150 160 के बीच हम उसको खोद सकते हैं और जितनी थिकनेस होती है उतना ही लेना होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो तो 150 से ऊपर ही मिल रही है हमको। और ये हमारी सैंड निकली हुई है, उसको हम वेट करेंगे अभी, फिर हमको इसका रिजल्ट बताने वाला है कैसे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है सोयल का जो DLC का जो मटेरियल है उसका वेट ले रहे हैं और हम आपको अब बताने वाले हैं कि सिलेंडर के आफ्टर क्योरिंग के बाद क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड हमारे पास इसके अंदर सिलेंडर है 250 mm का और उसके अंदर हम सैंड से को फिलअप कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या 29 kg हमारे पास सैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या हमने 29 kg सैंड को हमको फुल भर चुके हैं और 10 सेंटीमीटर ऊपर से थोड़ा सा खाली होना चाहिए। जो हमने होल से मिट्टी निकाली है उस होल के ऊपर वैसे हम सिलेंडर को रख देते हैं और ताकि इसके अंदर जो आफ्टर क्योरिंग के बाद जो होल के अंदर जो हमने मिट्टी निकाली है उसके अंदर जितनी भी सैंड अंदर जाएगी, फिर उसका हम आफ्टर होने के बाद सिलेंडर का हम वेट कर लेते हैं। तो जो वेट करने के बाद है वो हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं। उसके बाद हमको पता चलेगा कि इसके अंदर होल के अंदर कितनी सैंड डल चुकी है। ये देखो आपने इसके अंदर पूरे सैंड अंदर फिल हो चुके हैं और उसके बाद फिर सिलेंडर को उठा के बैलेंस में चेक करना है कितना आफ्टर क्योरिंग हुआ है, वो वेट हम फिर लिख लेते हैं। जो सिलेंडर के अंदर सैंड होती है वो 1 mm का पासिंग और 600 माइक्रोन का रिटेन वेट होता है। और ये हमारे पास सिलेंडर के 29 kg जो हमारे कैलिब्रेशन के हिसाब से 29 kg आई हुई है, 29 kg को फिलअप किया हुआ है। मैंने देखा कि हमारे जो DLC की जो MDD है हमारे पास 2.350 है और 7.3 ओमेंसी है। तो हमने कैलकुलेशन करने के बाद फिट लगाने के बाद हमारा देखा है कॉम्पैक्शन जो मिल रहा है हमको वो 99.87, 90.57, 98.64 और हमने ये 5 फिट लगाई थी और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो हमको कॉम्पैक्शन इज अब 98 से। तो इससे हम ये बेड को हम डन कर सकते हैं। तो इसे गुड कॉम्पैक्टेड ऑफ द लेयर।